हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन टॉपिक्स के फुल फॉर्म भी देखेंगे और साथ में इनको डिटेल में भी समझेंगे वन बाय वन। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक है ना जिनसे हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपने देखा होगा कभी कभी तो सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार आपसे डिटेल में भी इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जो है इनको डिटेल में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं बाला, ADHD, LED, बिक्स, कैल्प, RT, IEP, CLT, ऐसे बहुत सारे हैं। आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है फ्रेंड्स यहाँ पर बाला, जो कि आपको आता भी है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, आजकल उनको जो है लर्निंग का एक साधन बनाया जा रहा है। लर्निंग का साधन कैसे, जैसे आपने देखा होगा बच्चों की स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर इंडिया का मैप लगा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, कभी कभी तो उसको पेंट से बनाया जाता है, यानी कि उसको आप इजीली निकाल भी नहीं सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड जो है वॉल पे चिपकाई भी जाती हैं। तो जो बिल्डिंग होती है उसको लर्निंग का एक साधन बनाया जा रहा है, एक एड बनाया जा रहा है। जैसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में लिखा जाता है, महापुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं, ऐसे ही भारत की जो नदियां हैं वो बना दी जाती हैं, कुछ आपको पेड़ पौधे बने हुए नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो जो चीज़ें बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि एजुकेशन की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट होता है, उन चीज़ों को आजकल स्कूल की बिल्डिंग्स पे या तो पेंट करके बना दिया जाता है या फिर उसको नॉर्मली चिपका दिया जाता है। और आपने स्कूल की स्टेयर्स भी देखी होंगी, सीढ़ियाँ देखी होंगी। सीढ़ियों में क्या होता है, टेबल लिखी हुई होती है, जैसे 2 की टेबल लिख देंगे, 3 की टेबल लिख देंगे, ताकि इससे क्या होता है ना, डेली जब बच्चा स्कूल में आएगा तो डेली उसकी नज़र पड़ेगी उन चीज़ों में और उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो इस तरीके से जैसे बुक्स के अंदर सारी चीज़ें दी होती हैं ना, सेम वैसे ही स्कूल की बिल्डिंग को भी आजकल सजाया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं बाला, BALA। ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी आपसे ओनली फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे ADHD का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एक अधिगम विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जब कोई बच्चा ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि उस बच्चे को ADHD है। ठीक है, जैसे आपने बच्चे को कुछ काम दिया जिसमें उसे आधे घंटे तक बैठ के काम करना है, तो बच्चा आधे घंटे तक ध्यान एकाग्रता उसमें नहीं होती है। ठीक है, अपना ध्यान केंद्रित वो 1 घंटे तक या आधे घंटे तक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अटेंशन की कमी है। तो इसी को हम कहते हैं ADHD। ठीक है, और हद से ज़्यादा एक्टिविटी बच्चा करने लगता है। जैसे आपने बोला कि आधे घंटे आप बैठ जाओ, आपको हम पढ़ाएंगे, तो वो आधे घंटे नहीं बैठ पाएगा, 5-10 मिनट बैठेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ वो इधर उधर खचबच करने लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं ADHD। नेक्स्ट है आपका LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका फुल फॉर्म है। अब ये LAD क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो LAD है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसकी बात करी है नॉम चॉम्स्की ने। नाम नोट कर लीजिए, नॉम चॉम्स्की ने LAD की बात कही है और नॉम चॉम्स्की को लिंग्विस्टिक कहा जाता है, यानी कि भाषाविद कहा जाता है। अब इन्होंने LAD के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा ये जो LAD है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है और ये जन्म से बच्चों के अंदर भाषा को अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो इसी के थ्रू होती है। यानी कि हर किसी के दिमाग में एक LAD होता है जिसकी हेल्प से बच्चे लैंग्वेज को अर्जित करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और ये बच्चे के दिमाग में जन्म से होता है, ऐसा कहते हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, ये हो गया आपका LAD। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बिक्स, यानी कि BICS, बिक्स। बिक्स का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बेसिक जो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, उसके लिए जो स्किल चाहिए होती है उसी को हम कहते हैं बिक्स। यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ या लोगों के साथ समाज में जाकर के कम्युनिकेट कर पाए, संप्रेषण कर पाए, बातचीत कर पाए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बिक्स। नेक्स्ट है कैल्प। कैल्प यानी कि CALP, इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि एकेडमिक लेवल पर
ठीक है। एकेडमिक लेवल पर बच्चों में लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ाना होता है, यानी कि बच्चे अपने दिमाग का यूज़ करके, अपने कॉग्निशन का यूज़ करके लैंग्वेज को सीख पाएँ और लैंग्वेज में एकदम प्रोफिशिएंट बन पाएँ, यानी कि धारा प्रवाहिता भाषा में वो सीख पाएँ, ठीक है। और कहाँ पर सीख पाएँ? एकेडमिक लेवल में। तो इसी को हम कहते हैं कैल्प। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका RT। ये तो आप जानते ही हैं, फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। अब ये फ्रेंड्स RT जो है ना, एक एक्ट आया था आपका 2009 में, तो इसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कहता है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कहता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अब इसी में एक चीज़ आपको और बता दूं मैं ऐड करके, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर एक RPWD एक्ट आया था, चलिए एक बार देखते हैं। RPWD यहाँ पर लिखा है तो वहीं पर हम डिस्कस करेंगे, नहीं लिखा है, ठीक है। तो RPWD मैं यहीं पर आपको समझा देती हूँ क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। देखिए RPWD भी एक एक्ट आया था, इसका फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नाम लिख लीजिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या है ना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए आया था, डिसेबल्ड बच्चों के लिए आया था, जिसमें कहा गया था कि दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन जो RT आया था ये नॉर्मल बच्चों की बात करता है और ये कहता है जो बच्चे नॉर्मल हैं, जिनके अंदर किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर एजुकेशन को प्लान करना। अब ये कैसे, देखिए आप जानते हैं एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चे की जो सीखने की एबिलिटी है, सीखने की जो गति है, उसकी जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक टॉपिक समझने के लिए 2 या 3 बार पढ़ना होता है। तो हर किसी की एबिलिटी अलग होती है। ऐसे ही हर किसी बच्चे का इंटरेस्ट यानी कि रुचि भी अलग अलग होती है ना। तो हर बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यानी कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बच्चे की एबिलिटी देखेंगे, बच्चे की एज देखेंगे, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है ये देखेंगे और उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, IEP, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका CLT मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये तो बहुत सिंपल है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो लैंग्वेज सीखनी होती है, ठीक है, CLT है, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका NEP, ठीक। NEP क्या होता है ये आपने डिटेल में भी टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने आपको करवा भी दिया है। तो NEP क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपसे इसी से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो ये जितने भी फुल फॉर्म आप देख रहे हैं ये आपके सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पेशली CDP में NEP 2020 के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो NEP 2020 का पूरा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आई थिंक 2 दिन पहले मैंने वो क्लास ली थी जिसमें NEP 2020 का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो NEP 2020 इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जुलाई में आई थी आपकी पॉलिसी, एक बार डिटेल में आप उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये बात की गई है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी पहले तक वो क्या थी, 10+2 थी, है ना। लेकिन जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो इसने शिक्षा व्यवस्था को चेंज करा और चेंज करके वो क्या हो गई, 5+3+3+4 ये शिक्षा व्यवस्था इन्होंने बनाई है NEP 2020 ने, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको करवाया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको FPMS करके शॉर्ट में भी बताया था। ये जो आपकी स्टेजेस हैं इन्हें याद करने के लिए, क्योंकि CDP में इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अभी इसको हम इतना ही समझेंगे, बाकी डिटेल में आप देख लीजिए। नेक्स्ट है MLL क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मिनिमम लेवल
यानी कि बच्चे सीख पाएँ चीज़ों को, बच्चे अधिगम कर पाएँ। सबसे पहले क्या करना है, एक लेवल तैयार करना है कि बच्चे वहाँ पर आकर सीख सकें। इसे हम कहते हैं MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है LSRW। ये तो आप सब लोग जानते भी हैं। LSRW क्या है, आपकी टीचिंग स्किल्स हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षण के कौशल हैं। शिक्षण के कितने कौशल होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों क्या हैं, आपके टीचिंग स्किल्स हैं, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स हैं, यानी कि भाषाई कौशल हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सुनना सीखता है। उसकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, एक दूसरे से आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, बच्चा सबसे पहले सुनता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको सुन करके बच्चा खुद से भी बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर देता है और फिर वो लास्ट में लिखना शुरू करता है। तो ये चारों क्या होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड मैनर में बंधे हुए होते हैं। यानी कि जब बच्चा सुनना सीख रहा होता है और उसके बाद जब बोलना सीखता है, तो बोलना सीखते हुए सुनना भी उसके साथ साथ चलता है। ऐसे ही जब उसके बाद वो रीडिंग करना सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो साथ में लिसनिंग और स्पीकिंग भी होती है। और जब वो लिखना सीखता है लास्ट में, तो लिखना सीखने के साथ साथ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग भी साथ में चलता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये चारों ही आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है परख। परख क्या है, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये जो परख है ना, ये एक संस्था है, एक बॉडी है। और ये परख जो बॉडी है, इसकी बात NEP 2020 के अंदर ही करी गई है। तो आप एक बार NEP 2020 का पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको ये परख के बारे में भी डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो परख का फुल फॉर्म आप देख लिए हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या चीज़, परफॉर्मेंस बच्चे का असेसमेंट, बच्चे का रिव्यू और साथ में जो नॉलेज है उसका एनालिसिस भी किया जाता है। तो बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो बच्चे का क्या क्या किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसका असेसमेंट, उसका रिव्यू और उसकी नॉलेज का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसे हम कहते हैं परख, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका TBLT। TBLT क्या होता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, लैंग्वेज बच्चों को अगर सिखानी है तो उसके लिए बच्चों को कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर बच्चे लैंग्वेज को सीख सकें। नेक्स्ट है CLIL। CLIL का फुल फॉर्म है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज और जो कंटेंट थ्योरी आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, उन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, एकीकृत रूप से पढ़ाना लैंग्वेज को और कंटेंट को। ठीक है, तो ये होता है आपका CLIL। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SLT। अब देखिए SLT के 2 फुल फॉर्म होते हैं और ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब CTET में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि SLT का फुल फॉर्म बताओ, तो ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही चीज़ दी होगी। कंफ्यूज करने के लिए दोनों फुल फॉर्म वो नहीं डालेगा, लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये वाला SLT डाल दे या फिर हो सकता है ये वाला डाल दे, तो हम दोनों को ही समझ लेते हैं। एक SLT होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और दूसरा SLT होता है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो लैंग्वेज को यूज़ करना सीख पाए। ठीक है, तो इन दोनों SLT को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आप जानते ही हैं जो हमारा करिकुलम है उसमें लैंग्वेज तो इम्पॉर्टेंट होती ही है ना, क्योंकि करिकुलम के अंदर जो हमारा सिलेबस आता है, देखिए करिकुलम ना एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें हमारा सिलेबस भी आ जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो एक सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट बस है। ठीक है, करिकुलम का क्या है, एक पार्ट है सिलेबस। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, LAC में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि करिकुलम में लैंग्वेज तो होती ही है, आप जानते ही हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स,
ये मैंने 3 बार मोस्ट क्यों कहा, ताकि आप लोग इसमें 3 बार स्टार लगाएंगे और लगा लीजिएगा, क्योंकि एनसीएफ टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा से पूछता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, अब ये एनसीएफ आपके कई सारे हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 भी है आपका, एनसीएफ 2022 भी आया था, उससे पहले भी 3 एनसीएफ आपके आ चुके हैं। लेकिन सीटेट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीएफ है वो है आपका एनसीएफ 2005। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा एनसीएफ आपको पढ़ना है जो 2022 में आया था, ये रिसेंटली आया था, इसलिए इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीएफ 2005 को कवर करना है अच्छे से, उसके बाद एनसीएफ 2022 को भी करना है। तो एनसीएफ 2005 मैंने आपको डिटेल में थ्योरी करवा दी है। एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 ये दोनों एक ही वीडियो में मैंने आपको करवाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी क्लासेस का, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसको याद रखेंगे। और ये जो 2005 आया था ना, इसमें बात करी गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के बच्चों को शिक्षा देना, ये कहा था एनसीएफ में। बाकी का डिटेल आप वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे फुल फॉर्म हमने कर लिए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। टैग वर्ड्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनसे फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, और टैग वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। साथ में हमारी डेली इवनिंग 6 बजे सीटेट की क्लासेस हो ही रही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम काफ़ी सारे लगा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम होने तक लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।